નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી માતૃછાયા પરિવાર દ્વારા પ્રસ્તુત ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 4 अकेली कहानी का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत है कहानी अकेली। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो एकाकीपन में जी रही है। उसका पति है पर उसके साथ नहीं रहता। 11 महीने बाहर रहता है, यानी हरिद्वार में रहता है। 1 महीना उसके पास आता है, रहता है, फिर भी उसका व्यवहार स्नेहहीन और उपेक्षापूर्ण रहता है। यह एक ऐसी स्त्री की कथा है जो अपने अकेलेपन में भी अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती है और सभी पुराने संबंधों को बनाए रखना चाहती है। अपने संबंधियों से भी यथोचित सम्मान मिले, पर ऐसा होता है कि नहीं, यह हम कहानी पढ़ने पर ही जान सकेंगे। यह एक मर्मस्पर्शी कथा है। समाज में अकेले रहते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करती है। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, परित्यक्ता यानी त्याग दी गई। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, जाता रहा यानी उसका अर्थ है मर गया, यानी सोमा बुआ का जवान बेटा मर गया। उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग यानी पुत्र से अलग होने का दुख का ऐसा सदमा लगा, सदमा यानी आघात, कि वे पत्नी घर बार तज कर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता, यानी अकेलेपन को। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एकरसता हमेशा एक जैसा रहना में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। व्यवधान यानी बाधा, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश यानी रोक उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। कुंठित यानी धीमा कर देता, यानी उनके पति जो है सोमा बुआ के, उनको कहीं भी सोमा बुआ आए जाए या किसी के साथ संबंध रखे वह उनको अच्छा नहीं लगता था। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दें। संबल यानी सहारा, जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। यानी सोमा बुआ ने कभी भी किसी के घर पे कुछ भी काम हो तो अपने घर की तरह ही मानकर काम किया है। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है
पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयव यानी अंग के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय होती है। सक्रिय यानी क्रियाशील। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। सुहाता यानी पसंद नहीं। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था। सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। गत यानी ठीक से। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी यानी दूल्हा दुल्हन गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों कि किसी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। पुलकित यानी आनंदित होकर। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 वर्ष हो गए। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन? यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। हे बुआ, नाम है? मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने समधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीते राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी। तू ही बता दे क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा है नहीं। 2 दिन बाकी है, सो कुछ बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज़? मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना। बस बद नहीं उड़नी चाहिए। बद यानी बदनामी नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखो पहले कि रुपये कितने हैं
और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियाँ हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सके थे। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है, जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी, तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, मिन्नत यानी विनती के स्वर में, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। ख्याल यानी ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मट मैली यानी मिट्टी के रंग की चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त जिसका वर्णन न किया जाए। लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सिवे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच कर कि जब वे यह सब दे देगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता का अर्थ है अच्छी तरह मिलने जुलने का गुण की कितनी प्रशंसा करेंगी। उनका मन पुलकित होने लगा, यानी बुआ का मन गदगद हो गया। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है,
तो बड़ी आब रहती है, यानी चमक दमक रहती है। चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया माँ, थोड़ा सा मान दे देती तो अच्छा रहता। अभी ले लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आज आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुआ ने बुना हुआ क्रोशिए का एक छोटा सा मेज पोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है? बावली यानी पगली, मूर्ख, जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई। नहीं बुआ, एकाएक चौंकते हुआ बुआ ने पूछा। कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो 3 का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। बुआ पूरा दिन राह ही देखती रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बुलावा नहीं आया है। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी, जिसमें फलक लगा था और अभ्रक छिटका हुआ था। अभ्रक यानी एक धातु जिससे जगमगाहट आए। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रह कर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलेके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। वह मूर्ति थी सोमा बुआ की। क्योंकि शाम के 7 बज गए, लेकिन अभी तक कोई बुलावा नहीं आया था। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। लेकिन अभी भी बुआ के मन में ऐसा एहसास है कि अभी बुलावा आएगा। उसकी राह देख रही है उसकी बुरी आंखें। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली। संयत यानी मर्यादित स्वर में बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की। धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से, यानी उनका जो उत्साह था वह उत्साह पूरा मंद पड़ गया। और उस मंद उत्साह के साथ अंगीठी जलाने बैठी। यहाँ पर मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित अकेली कहानी पूर्ण होती है। आभार।